21 नवंबर पुतिन ने कुपियांस्क में पूरी जीत की घोषणा की। वे कहते हैं कि शहर पूरी तरह रूसी नियंत्रण में। कुछ ही हफ्तों बाद 12 दिसंबर को ज़ेलेंस्की ने यह रिकॉर्ड किया। वे कहते हैं, कई रूसी कुपियांस्क के बारे में बात कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि असल हालात कैसे हैं। रुको, अगर शहर रूसी नियंत्रण में है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति खुद उसमें मौत के इलाके में मौजूद है। इनमें से एक बात झूठ है और दूसरी ने देखो अभी अभी पुतिन की पूरी शांति वार्ता रणनीति को बर्बाद कर दिया है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। 20 नवंबर 2025 पुतिन रूसी टेलीविजन पर सैन्य वर्दी में दिखाई देते हैं। यह कोई साधारण वर्दी नहीं है, यह पूरा नाटक है। रूसी जनता के लिए एक मंचन है। उनके बगल में जनरल वैलेरी गेरासिमोव रूसी सशस्त्र बलों के सैन्य कमांडर हैं और घोषणा गेरासिमोव ही करते हैं। पश्चिमी क्षेत्र की सेनाओं ने कुपियांस्क शहर को मुक्त कर लिया है और यूक्रेनी सेनाओं का विनाश जारी रखा है। ओस्किल नदी के बाएं किनारे पर पुतिन कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्हें पुष्टि करनी है, वो सवाल पूछना है जो हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। फिर वो कहते हैं, इसका मतलब है कि सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। क्या यह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है? गेरासिमोव सैन्य सटीकता के साथ जवाब देते हैं, जी हाँ सर, बिल्कुल, शहर पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। बस यह घोषित कर दिया गया था, कुपियांस्क गिर चुका था। रूसी सरकारी टेलीविजन ने यह खबर सभी चैनलों पर प्रसारित की। अखबारों ने जीत का जश्न मनाते हुए सुर्खियां छापी। पुतिन ने रूसी जनता को लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध में एक और जीत सौंप दी थी। लेकिन इसमें एक समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या। इन सब में कोई भी बात सच नहीं थी। जब पुतिन टीवी पर जीत की घोषणा कर रहे थे, उसी समय कुपियांस्क के अंदर यूक्रेनी सैनिक इस घोषणा को देख रहे थे। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने हंसी उड़ाई, खुद को रूसी बयानों पर हंसते हुए फिल्माया, क्योंकि वे वही जमीन पर थे और उन्हें असली हकीकत पता थी। शहर बिल्कुल भी रूसी नियंत्रण में नहीं था। इससे पहले कि आप समझें कि पुतिन ने यह कहानी क्यों गढ़ी, आपको यह समझना होगा कि कुपियांस्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह शहर इतनी बड़ी झूठी कहानी का केंद्र क्यों बन गया? कुपियांस्क सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्र है। वहाँ 5 रेलवे लाइनें मिलती हैं जो कुपियांस्क को नियंत्रित करता है। वह पूरी खार्किव और लुहांस्क क्षेत्र में आपूर्ति, हथियार और सैनिकों के परिवहन को नियंत्रित करता है। रूसियों के लिए इस शहर पर कब्जा करना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लिए एक सीधा रास्ता खोलने जैसा होगा। वे भारी उपकरणों को रेलवे के जरिए ले जा सकते हैं, जो टैंकों और तोपखाने के लिए सड़क परिवहन की तुलना में अनंत रूप से अधिक कुशल है। और भी है, कुपियांस्क ओस्किल नदी के किनारे स्थित है। ये नदी यूक्रेन के लिए एक प्राकृतिक रक्षा रेखा बन गई है। अगर रूस इस नदी को पार कर शहर पर कब्जा करता तो यूक्रेनियों को मुश्किल हालात में पीछे हटना पड़ता। कुपियांस्क खोना पूरे क्षेत्र की रक्षा प्रणाली को खोने के बराबर होगा। अब कूटनीतिक हिस्सा आता है और यहीं पर मामला वाकई में दिलचस्प हो जाता है। कुछ हफ्ते पहले ट्रंप के नए प्रशासन में शांति वार्ताओं को लेकर चर्चा तेज हो रही थी। कई वार्ता योजनाएं चल रही थी, जिनमें एक विवादास्पद योजना भी थी, जिसमें 28 प्रस्ताव शामिल थे, जैसे कि कब्जे वाले क्षेत्रों को मान्यता देना और यूक्रेनी सेना के आकार को सीमित करना। पुतिन को अपने पास कुछ ताकतवर पत्ते चाहिए थे। उन्हें वार्ता की मेज पर बैठकर कहना था, नक्शा देखिए, ये शहर हमारे नियंत्रण में है, आपको इसे मानना पड़ेगा। और कुपियांस्क इस रणनीति की एक मुख्य कड़ी था। वह शहर पर कब्जा करने को एक पूरा हो चुका काम दिखा सके। वह इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर दबाव डालने के लिए कर सकता था, ताकि ओस्किल नदी को समझौते की सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। समस्या? जमीन पर हकीकत पूरी तरह से अलग थी, जो पुतिन टीवी पर बयान कर रहे थे। हाँ,
रूसियों ने छोटे छोटे समूहों को शहर में घुसाने में कामयाबी पाई थी, लेकिन घुसाना और नियंत्रण करना एक ही बात नहीं है। उनकी रणनीति अजीब थी, सच कहूँ तो काफी हद तक निराशाजनक थी। रूसियों ने पता लगाया कि वे अब सतह पर आगे नहीं बढ़ सकते थे। यूक्रेनी ड्रोन हर चीज को पूरी तरह से कवर करते हैं। बाहर कोई भी हलचल मिनटों में पकड़ ली जाती है और उस पर हमला कर दिया जाता है। तो उन्होंने एक रचनात्मक समाधान खोजा, एक छोड़ा हुआ पाइपलाइन। ये रूसी सैनिक शहर में घुसने के लिए भूमिगत पाइपलाइनों के अंदर से रेंगते थे ताकि ड्रोन उन्हें पकड़ ना सकें। ये मध्ययुगीन युद्ध जैसा है, पर आधुनिक कारण के साथ। ड्रोन की तकनीक ने रूसी सैनिकों को मजबूर कर दिया कि वे सचमुच जमीन के नीचे छुप जाएं ताकि जिंदा रह सके। यहां असली सवाल है, ये घुसपैठिए समूह नियंत्रण बनाए नहीं रख सकते थे। वे पूरी तरह से अलग थलग थे। उनके पास पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी और वे यूक्रेनी सेनाओं से घिरे हुए थे। कुप्यांस्क एक विवादित इलाका था जहां भीषण शहरी युद्ध चल रहा था। ये न तो सुरक्षित था और न ही पूरी तरह रूसी नियंत्रण में। बाहर के लोग क्रेमलिन की कहानी को झूठा साबित करने लगे। यहां तक कि रूसी सैन्य ब्लॉगर जो हमेशा युद्ध का समर्थन करते हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया कि कुप्यांस्क उनके नियंत्रण में नहीं था। शहर पर कब्जा नहीं हुआ था, वह विवाद में था। और फिर पुतिन आते हैं उस जोखिम भरे कदम के साथ। 2 दिसंबर को पुतिन सार्वजनिक निमंत्रण देते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को, यहाँ तक कि यूक्रेनी पत्रकारों को भी कुप्यांस्क आने और अपनी आंखों से देखने के लिए बुलाया कि शहर रूसी नियंत्रण में है। निमंत्रण असली था। यूक्रेनी पक्ष कई घंटों के लिए 2, 3 या 6 घंटे के लिए संघर्ष विराम करने के लिए तैयार है, ताकि पत्रकारों के एक समूह को उन इलाकों में जाने की अनुमति मिल सके। देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ यूक्रेनी सैनिकों से बात करें और फिर बाहर निकल जाए। समस्या यह है कि क्रेमलिन ने कभी भी इन पत्रकारों के प्रवेश को आसान नहीं बनाया। कारण सीधा है, इससे पूरी फर्जीवाड़ा सामने आ जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने निमंत्रण स्वीकार किया और वह पत्रकार नहीं था। 12 दिसंबर को वोलोडिमिर जेलेंस्की कुप्यांस्क में दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी उस शहर में जाते हैं जो माना जाता था कि पूरी तरह से रूसी नियंत्रण में है। 3 हफ्ते पहले वो शहर के केंद्र से 2.6 किलोमीटर दूर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए है और पीछे धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही है। लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन वह वहां है, शारीरिक रूप से मौजूद है, मुस्कुरा रहे हैं, यूक्रेनी सैनिकों से बात कर रहे हैं और एक बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। आज मोर्चे पर परिणाम हासिल करना बेहद जरूरी है ताकि यूक्रेन कूटनीति में भी परिणाम हासिल कर सके। यही तरीका है जिससे ये काम करता है। देश के भीतर मजबूत स्थिति का मतलब है युद्ध समाप्ति की बातचीत में भी मजबूत स्थिति। यह यात्रा सिर्फ साहसी नहीं थी, बल्कि एक समझदारी भरा कदम भी थी। जेलेंस्की ने अपने खुद के शरीर से साबित कर दिया कि पुतिन झूठ बोल रहे थे, और इससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि वो दिखा रहे थे कि संपर्क की रेखा वहां नहीं थी जहां मॉस्को दावा कर रहा था। शहर खोया नहीं था, यूक्रेन अभी भी उसके लिए लड़ रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कार्त्या ब्रिगेड, अनुभवी सैनिकों का एक समूह जिसने बाखमुत में लड़ाई लड़ी और युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव की रक्षा की, ने एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। इस ब्रिगेड में 1500 से लेकर 5000 तक बेहद प्रशिक्षित सैनिक हैं। उन्हें ठीक ठीक पता था कि वे क्या कर रहे हैं। पहला निशाना वो तेल पाइपलाइन जिसे रूसी छुपकर अंदर आने के लिए इस्तेमाल करते थे। अकिलेस रेजिमेंट, एक विशेष बल इकाई ने पाइपलाइन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके साथ ही रूसियों का गुप्त आपूर्ति मार्ग बस खत्म हो गया। घुसपैठ किए हुए सैनिक पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए। फिर सफाई अभियान शुरू हुआ। कार्त्या ब्रिगेड ने कुपियांस्क के दक्षिण पश्चिम में स्थित युविलाइनी आवासीय क्षेत्र को मुक्त करा लिया। यह इलाका ऊंचे स्थान पर स्थित है, जिससे पूरी शहर पर गोलीबारी करने की स्थिति मिल जाती है। यूक्रेनियों ने रूसी स्नाइपर्स द्वारा कब्जाई ऊंची इमारतों को गिराने के लिए विस्फोटक इस्तेमाल किए और इस इलाके में रूसी सैनिकों को अंधा कर दिया।
और यहाँ सबसे विडंबनापूर्ण हिस्सा है। ये पूरी कहानी याद दिलाती है कि पुतिन ने कहा था कि 15 यूक्रेनी बटालियनें कुप्यांस्क में घिर गई हैं, एक और मनगढ़ंत संख्या। क्या आप जानते हैं कि असल में कौन घिर गया था? 200 रूसी सैनिक जिन्हें आपूर्ति नहीं मिल रही थी, शहर के औद्योगिक इलाके में फंसे थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, न कि 15 यूक्रेनी बटालियनें। फिर रूसी कमान ने कुछ हताशा भरा करने की कोशिश की। उन्होंने फंसे सैनिकों को आपूर्ति देने के लिए कार्गो ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन इसमें एक बात है जो उनकी प्राथमिकता का स्तर दिखाती है। इनमें से कुछ ड्रोन खाने या गोला बारूद की जगह रूसी झंडे ले जा रहे थे, प्रचार के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए झंडे, यह साबित करने के लिए कि वे वहां थे जबकि सैनिक भूखे मर रहे थे। इस ऑपरेशन का अंतिम परिणाम चौंकाने वाला था। 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। कुप्यांस्क के आसपास के गांव आजाद कर लिए गए। रात्किवका और किंद्रशिवका, जिन्हें रूसी आपूर्ति केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते थे, यूक्रेनी बलों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिए। और वे 200 रूसी सैनिक जो पूरी तरह फंस गए थे, जिनके पास भागने या आपूर्ति का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रूस में प्रतिक्रिया काफी हद तक खुलासा करने वाली थी। रक्षा मंत्रालय पूरी तरह शांत रहा। राज्य मीडिया ने कुप्यांस्क में हुई तबाही के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक कहानी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हों। वो उनकी आंखों के सामने ही बिखर रही थी। लेकिन रूसी सैन्य ब्लॉगरों ने, उन्होंने बात की। इन्फॉर्मांटे मिलिटार चैनल ने स्वीकार किया कि रूसी सशस्त्र बलों के शहर पर कमजोर नियंत्रण का फायदा उठाया गया, जबकि कब्जे की आशावादी रिपोर्टें आ रही थी। दुश्मन ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। एक और चैनल, जिसका नाम ग्रुपो दे फोर्सेस ऑक्सीडेंटाइज है, और भी ज्यादा सख्त था। रूसी सेनाओं के लिए सब कुछ गलत हो रहा। अब आता है वो हिस्सा जो सच में मायने रखता है। आखिर ये सब क्यों हुआ? पुतिन ने इतनी आसानी से झूठ पकड़े जाने वाली बात पर अपनी साख क्यों दांव पर लगा दी? और इसका जवाब देखिए, ये है। उस कूटनीतिक माहौल में जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, पुतिन समय के खिलाफ दौर में थे। उन्हें पता था कि शांति वार्ताएं तेज हो रही है। उन्हें पता था कि नया अमेरिकी प्रशासन युद्ध विराम के लिए दबाव बना सकता है, और उन्हें ताकत दिखाने के लिए बेतहाशा क्षेत्रीय जीत की जरूरत थी। मोल भाव की मेज पर क्रेमलिन के एक सलाहकार यूरी उशाकोव ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी। पिछले कुछ हफ्तों में युद्ध के मैदान पर रूसी सेना की सफलताओं ने बातचीत की प्रगति और उसकी प्रकृति को प्रभावित किया। हमारे रूसी सैनिकों ने अपनी जीत के जरिए हमारे साझेदारों और विदेशियों की शांति समझौते के रास्तों पर की गई आकलनों को और उपयुक्त बनाने में मदद की है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा जीतें पुतिन घोषित कर सकते हैं, उनके पास यूक्रेन को क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करने की उतनी ही ज्यादा सौदेबाजी की ताकत होगी। लेकिन इस रणनीति में एक घातक कमी थी। यह इस बात पर निर्भर थी कि हर कोई उस झूठ पर विश्वास करे। समस्या यह थी कि पुतिन ने अपनी ही रिपोर्टों को हकीकत समझने की क्लासिक गलती कर दी। उन्होंने एक ऐसी जीत की घोषणा कर दी जो थी ही नहीं, इस उम्मीद में कि वो आखिरकार सच हो जाएगी। लेकिन आधुनिक युद्ध ऐसे नहीं चलता। हर जगह ड्रोन सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्वतंत्र पर्यवेक्षक है, खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, जो बस कब्जा किए गए शहर में आकर साबित कर सकते हैं कि यह झूठ है। और इस झूठ की कीमत बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। पुतिन ने ठीक वही सौदेबाजी की ताकत खो दी जिसे वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि वो बातचीत की मेज पर बैठकर कहे, देखो हमने कितने शहरों पर कब्जा कर लिया है। अब उन्हें ये समझाना होगा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति उस शहर में वीडियो क्यों बना रहे थे जो कथित तौर पर पूरी तरह से रूसी नियंत्रण में था। और भी बुरा ये है कि यही पैटर्न दोहराया गया। कुप्यांस्क में जवाबी हमले वाले उसी दिन रूस ने एक और शहर सिवेर्स्क पर कब्जा करने का दावा किया। वही कहानी, विवादित इलाके में घुसे हुए समूह, काल्पनिक नियंत्रण, जमीन पर पूरी तरह से अलग हकीकत। ये रूस की एक गंभीर समस्या को दिखाता है। क्रेमलिन इतनी सुंदर कहानियां सुनाने में लगा हुआ है कि वह असली जंग के मैदान में क्या हो रहा है
उससे पूरी तरह कट गया है। वे रूसी जनता को दिखाने और बातचीत में दबाव बनाने के लिए जीत की घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब इन जीतों का सामना असली तथ्यों से होता है तो ये बिखर जाती है। कुप्यांस्क में ये हार सिर्फ जंग के मैदान में नहीं थी, पुतिन ने बातचीत में भी हार मान ली और पूरी दुनिया में अपनी साख खो दी। और एक और समस्या है, एक ऐसा पहलू जिसे बहुत से लोग नहीं समझते। रूस आंतरिक दबाव में है। नवंबर 2025 की रिपोर्टें दिखाती है कि पैसे की कमी हो रही है, वेतन में देरी बढ़ रही है और भर्ती हुए सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में कटौती की जा रही है। राज्यपाल क्रेमलिन के आदेशों को चुनौती दे रहे हैं, पूर्व सैनिक चरमपंथी समूहों को बढ़ावा दे रहे हैं और अपराध दर बढ़ रही है। पुतिन को इस युद्ध का अंत ऐसे शर्तों पर चाहिए जिन्हें वो जीत के रूप में पेश कर सके, लेकिन हर हार जैसे कुप्यांस्क इसे और मुश्किल बना देती है। हर उजागर हुई झूठ उनकी स्थिति को कमजोर कर देती है, चाहे वह रूस के बाहर हो या अंदर। कुप्यांस्क में जो हुआ वह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि आधुनिक युद्ध कैसे चलता है। अब आप झूठी जीत का दावा नहीं कर सकते और दुनिया से विश्वास की उम्मीद नहीं कर सकते। ड्रोन के जरिए युद्ध के मैदान पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। राष्ट्रपतियों के पास कथित तौर पर कब्जा की गई शहरों का दौरा करने की सुविधा है। स्वतंत्र पर्यवेक्षक हर दावे की जांच कर रहे हैं, तो खेल के नियम पूरी तरह बदल गए हैं। पुतिन ने पुराने नियमों के हिसाब से खेलने की कोशिश की, कहानी पर नियंत्रण, सरकारी प्रचार, भव्य घोषणाएं। लेकिन ये रणनीतियां अब उस दुनिया में काम नहीं करती जहां सच्चाई को रियल टाइम में परखा जा सकता है, और यूक्रेन ने इसका पूरा फायदा उठाया है। उन्होंने न सिर्फ सैन्य रूप से कुप्यांस्क की रक्षा की, बल्कि पुतिन के झूठ को एक कूटनीतिक हथियार में बदल दिया। हर बार जेलेंस्की कुप्यांस्क की ओर इशारा कर कहते हैं, देखिए हम यहाँ हैं। वह उस कहानी को नष्ट कर रहे हैं जो रूस अपने जबरदस्त आगे बढ़ने की बताता है। यही वो हकीकत है जिसका सामना पुतिन अब कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता उन झूठों में लगा दी जो उजागर हो चुके हैं। उन्होंने सैनिक खो दिए, उपकरण खो दिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने वो सौदेबाजी की ताकत खो दी जिसे वे बहुत चाहते थे। शांति वार्ता में ए अभी भी यूक्रेनी बलों द्वारा संरक्षित है। ओस्किल नदी, जिसे वह समझौते की सीमा के रूप में स्थापित करना चाहता था, अभी भी विवादित है। कुप्यांस्क की मुक्ति, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन को दी गई थी, इतिहास में सैन्य विजय के रूप में याद नहीं की जाएगी, बल्कि इसे आधुनिक सूचना युद्ध का एक स्पष्ट उदाहरण माना जाएगा। नेतृत्व में विफलता और कैसे काल्पनिक जीतों की घोषणा करने का घमंड बहुत ही वास्तविक हार में बदल सकता है, जबकि क्रेमलिन जीत की झूठी छवि बनाए रखने की कोशिश करता है। ओस्किल नदी की जमी हुई खाइयां एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है, एक ऐसी कहानी जो टीवी पर दिए गए बयानों में नहीं, बल्कि हर तेल पाइपलाइन के नष्ट होने में, हर जवाबी हमले में, हर चुनौतीपूर्ण दौरे में सफल एक ऐसे राष्ट्रपति की हर यात्रा में जो अपने देश पर थोपी जा रही कहानी को मानने से इनकार करता है। अब मैं जानना चाहता हूँ, आपकी राय में पुतिन ने इतनी बेशर्मी से झूठ बोलने का जोखिम क्यों उठाया, जबकि उन्हें पता था कि उन्हें इतनी आसानी से झूठा साबित किया जा सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुप्यांस्क में वास्तव में क्या हो रहा है ये समझने में मदद की है, तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस सच्चाई को जरूरतमंद से साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की विश्लेषणें न छूटे। अलविदा।